आप अपना देखते रहना, साउंड कम करते रहना। यस सर। और यस, लेट्स सी। तो बेटा थैंक यू सर। पहला सेक्शन आपका है आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। अब जो कल हमने बात कर ली है वह आज उस पर बात नहीं होगी, अब तो आगे बढ़ते हैं। लेट्स वॉच। आवेश को हम वैद्युत आवेश भी कहते हैं। तो अब अगर हम इसे इंग्लिश में कहें तो इट विल बी कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, यस सर। तो बेटा सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि वैद्युत आवेश कौन सी भौतिक राशि है। यानी कि दुनिया में पहली बार वैज्ञानिकों को क्या आवश्यकता आन पड़ी कि उस घटना को डिफाइन करने के लिए उनको एक भौतिक राशि का नाम देना पड़ा, और इस भौतिक राशि का नाम है वैद्युत आवेश, या आप कहते हो चार्ज। यस यस सर। जैसे जैसे कि आप क्लास 9 से लेकर 11 तक ये पढ़ चुके हैं कि इस प्रकृति में किसी भी घटना को समझाने के लिए या उसका मापन करने के लिए हम उसे जिस पद में व्यक्त करते हैं उस पद को भौतिक राशि कहते हैं। जैसे बल, वेग, क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व एक्सेट्रा। यस। So in the previous classes, when you are studying in class 9 to 11, so then you have studied the all things which are present into the nature. Whenever we are measuring them or representing them, so then we should need a quantity to represent them. And the quantity by which we represent them, that quantity is called physical factor, जिसे आपने कहा हिंदी में भौतिक राशि। तो उसी तरह से आवेश भी एक प्रकार की भौतिक राशि है, लेकिन सवाल ये है कि ऐसी कौन सी घटना नेचर में हो गई कि साइंटिस्ट को उस घटना को समझाने के लिए एक क्वांटिटी डेवलप करना पड़ा, और वो क्वांटिटी कौन सी थी? चार्ज, है ना? यस। तो आओ इसको हम लोग थोड़ा बेस से समझने की कोशिश करें। ईसा के जन्म से लगभग 600 साल पहले, आपको पता है ईस्वी सन जीसस क्राइस्ट के नाम पे चलता है। यस। और ईसा के जन्म के लगभग 600 वर्ष पहले, राइट है? यस। लोगों ने देखा कि प्रकृति के अंदर कुछ ऐसे पदार्थ मौजूद थे जो पदार्थ एक दूसरे को आपस में एक दूसरे की ओर या तो आकर्षित करते हैं, बात समझ में आ रही है? ध्यान से समझते हैं। ईसा के जन्म से लगभग 600 साल पहले
यूनान के एक बहुत ही महान दार्शनिक हुआ करते थे जिनका नाम था ग्राहम थेल्स। क्या नाम था? ग्राहम थेल्स। यस, ग्राहम थेल्स। उसने सबसे पहली बार नेचर में ये देखा कि नेचर में कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर एक दूसरे से रिपेल हो रहे हैं, यानी प्रतिकर्षित हो रहे हैं, राइट? यस सर। और ये घटना नेचुरली नहीं होती। इस घटना के पीछे भी उन्होंने देखा कि ये घटना तब होती है जब कोई दो समान वस्तु को आपस में हम रगड़ें या फिर असमान वस्तु को आपस में लड़ें। यानी समान असमान समझ में आया? यस सर। जैसे जैसे कि आप रोज एक एक्सपेरिमेंट करते भी हैं। आप नहा लेते हो तो अपने शरीर को पानी से सुखाने के लिए तौलिया लेकर ऐसे ऐसे रगड़ने लगते हैं। और जब रगड़ते हो तो आपने कुछ दिन नोटिस किया, आपके सारे बाल रोमा खड़े हो जाते हैं। नोटिस किया? चलो एक और बताएं, आज तुमको डेमो करके भी दिखाते हैं। क्योंकि अभी जब तुम हिंदी पढ़ रहे थे तो मैंने 3 बच्चों को बुलाया था और यही मैंने डेमो दिखाया कि चार्ज कैसे जनरेट हो रहा है। और तुम लोग आश्चर्य होगा कि पहले तो मैंने ऐसे ही किया कि दूसरे को छूने से जो बड़ी जोर झटका मारा, और दूसरा हमने टेस्टर लगा के चेक किया। यानी तुम्हारी बॉडी में टेस्टर लगाया, टेस्टर जल गया। अभी अभी ये लोग करके आ रहे हैं। अंडरस्टूड? यस सर। अब तुम लोग टेस्टर तो जलाते हो लाइन से ना? यस सर। इतना तो पक्का हो गया तो उसमें चार्ज गया होगा, क्योंकि 9th में 10th में पढ़े हो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अतः जब लाइन आएगी तभी तो टेस्टर करंट मानेगा। यस सर। अगर मैं तुम्हारे में करंट पैदा भी नहीं किया, यानी लाइन से नहीं जोड़ा और फिर भी टेस्टर लगा रहा हूँ, टेस्टर जल रहा है, तो साफ तो जाएगा तुम्हारे में चार्ज आया है ना? अभी मैं यही एक्सपेरिमेंट शो कर रहा था। जैसे आज हमने देखा ना क्रिएट में कौन सा टेस्ट प्रयोग किया है। यस सर। और ये तुम लोग घर जाके करना, अपने भाई बहनों को दिखाना और मम्मी पापा को दिखाना, तो लोग जान जाएंगे कि कितना खतरनाक मोबाइल लेके वो चल रहे हैं। और तुम लोग भी मोबाइल लेके सो जाते हो, जेब में रख के घूमते हो, रहते बार बार हाथ से मारते रहते हो। तो हम तो इसके बारे में पहले ही बता चुके हैं कि बेटा जितनी बार तुम हाथ से छू रहे तुम्हारी उंगलियां पतली होती जा रही हैं, क्योंकि आर्टरीज कूद रही है। ये वही नुकसान कर रहा है जो बीड़ी या सिगरेट पीने वाले का है। बीड़ी और सिगरेट पीने वालों को देखना, जिस उंगली से वो बीड़ी या सिगरेट पीते होंगे वो उंगलियां पतली हो गई होंगी और होठ भी पतला हो गया होगा। तो अभी तुमको ये डेमो दिखा दिया, तुम डिसाइड करो। आई हैव नथिंग टू गिव एनी मोर एक्सप्लेनेशन व्हाट शुड यू डू और नॉट, बिकॉज़ यू आर ए sensitive person and you can easily consider that what is right for you, what is wrong for you. आप खुद सोच सकते हो, अगर नहीं सोचेगा तो साइंस नहीं पढ़ रहे हो। और अभी मैंने यही डेमो तुम्हें दिखाया। अब हम वहां से कट पॉइंट पे आ जाए। तो चाहे हम दो समान वस्तु या असमान वस्तु को क्या करें, जैसे अभी एक एक्सपेरिमेंट बताया कि नहा के जो तौलिया से शरीर में रखते हो, ध्यान दीजिए तो आज ही जाके देख लेना, तुम्हारे सारे रोग खड़े हो जाते होंगे, बाल खड़े हो जाते होंगे। और अगर दूसरा एक्सपेरिमेंट करो तो दूसरा एक्सपेरिमेंट तो नहाने के बाद शुरू होता है, जब कंघी लेके बाल झाड़ते हो तो देखा होगा कि बाल पहले उलझ जाते हैं, और जब एक दो बार जबरदस्ती खींच लो तो देखना वो सुलझ जाते हैं। अब पहली बार जब कंघी डाले होगी बाल में तो खींचने में तुमको ज्यादा बल लगाना पड़ा होगा, लेकिन जब 2-3 बार कर लेते हो तो बताओ इजी हो जाता है कि। और साथ में देखा होगा कि कंघी के दांतों के बीच बीच में
गंदगी आके चिपक जाए। Yes, sir. Yes, sir. कैसे चिपका कभी तुमने नहीं सोचा, लेकिन आज थोड़ा थोड़ा तुमको अंधेरे में प्रकाश आ रहा होगा। आकर्षण हुआ है। Yes, sir. और अगर तुम्हारे बाल सुलझ गए हैं तो उसका भी नजर आ रहा है। Yes, sir. प्रतिकर्षण किया है। Yes. आ रहा है समझ? Yes, sir. यानी ये वो घटना है। क्लियर हो रही है? Yes, sir. इसी तरह से देखना, तुम्हारे शरीर का जब टेम्परेचर कभी कभी गिर जाता है तो अचानक देखना तुम्हारा शरीर गनगना जाता है। Yes, sir. गनगनाते ही देखना तुम्हारे सारे रोमोटिक, ये सब पहले से हो रहा था, आज नहीं हो रहा है। आज का टॉपिक है, इसलिए आई एम टॉपिक, इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू। अंडरस्टूड? तो देखो, बाल और कपड़ा, बाल और कंघी, ये सब अलग अलग वस्तुएं हैं ना। Yes, sir. तो हमने यहाँ कहा कि जब दो समान या असमान वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, आराम से सुनो, रगड़ा जाता है, यानी वे टू आइडेंटिकल आर वेरिएबल सबस्टेंसेस आर रब्ड टुगेदर। ठीक है? Yes, sir. तो करने पर उनके ऊपर एक ऐसी आवश्यकता आ जाती है, यानी अब ये एक ऐसे स्टेट में चला जाता है कि उससे या तो वो एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगते हैं या तो फिर रिपेल करने लगते हैं, और यही आवश्यकता क्या कहलाती है? चार्ज कहलाती है, यानी कि आवेश कहलाती है। Yes, sir. क्लियर हो गया? Yes, sir. बोलिए, समझ के जा रहा हूँ तो फिर आप उसको कमेंट करेंगे। पहले Yes. समझिए। जब दो समान या असमान वस्तुओं को आपस में तो रगड़ने पर ये वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर या तो आकर्षित करती है, प्रतिकर्षित करती है, यही वस्तु की आवश्यकता है। चार्ज करती है। चार्ज कहलाती है। Yes, sir. अभी हम थोड़ी देर में सब एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा हुआ क्यों ऐसा हो रहा है। एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन, बट इफ एनीवन आस्किंग यू दैट व्हाट इज द चार्ज, यू कैन से चार्ज इज द स्टेट ऑफ बॉडी। देख रहे हैं ना? Yes, sir. Charge is a state of Body. by which either the two identical substances are attract together or repel together when after working to each other. समझ गया? Yes, sir. आवेश किसी भी वस्तु की वह अवस्था है जिसके कारण वे वस्तुएं एक दूसरे को या तो अपनी ओर आकर्षित करती है या प्रतिकर्षित करती है। या तो प्रतिकर्षित करती है। Yes. और ऐसा उनमें तब होता है जब वे आपस में रगड़े जाते हैं, यानी घर्षण होता है। Yes, sir. अंडरस्टूड? Yes, sir. अब इसी को आप उलट के भी कह सकते हो कि दो समान या असमान वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर उनके ऊपर एक ऐसी आवश्यकता आ जाती है कि उसके कारण वह एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करने लगते हैं। यही आवश्यकता कितने लोग का गया बेटा? कोई झूठ तो नहीं है? अब इंग्लिश when the two identical or different substances are rubbed together, the body goes in a state in which either they attract together or repel together. So this state of body is called charge. आगे समझ आप लोग लिख पाए? Yes, sir. फिर से रिपीट करूं? No, sir. Yes, sir. तो वो लोग इसी अवस्था को वो लोग हमको क्या कहते हैं? आवेश। अब सवाल ये है कि चार्ज पैदा होता कैसे?
यानी कितनी तरफ से किसी भी बॉडी को चार्ज किया जा सकता है, तब हम आपको चार्ज का कॉन्सेप्ट देना शुरू करते हैं। और क्यों चार्ज होता है, अभी हमने ये नहीं बताया क्यों चार्ज आता है। अभी हम तो ये बोल रहे हैं कि किसी भी बॉडी को चार्ज कितने तरह से दिया जा सकता है, ठीक है? Yes. तो आइए देखते हैं आवेशित करने की विधियां। ये सब जितनी भी डिस्कशन हो रहा है सिलेबस में, ये सब आपको कंपटीशन के समय माइका के समय और न्यूमेरिकल के समय। यस सर। तो अब हम यहाँ बता रहे हैं कि कोई भी बॉडी को जब हम चार्ज कर रहे हैं तो हम कितने तरह से चार्ज कर सकते हैं, यानी आवेशित करने की विधियां, methods of charging the body। चार्जिंग द बॉडी, आइए समझिए। तैयार है? यस सर। देखिए, अगर आप किसी भी न्यूट्रल बॉडी को, न्यूट्रल का मतलब बेटा होता है उदासीन, किसी भी न्यूट्रल बॉडी को यानी कि उदासीन वस्तु को अगर आप चार्ज करना चाहते हो तो आपको चार्ज करने के लिए कुल 4-5 तरीका है जिससे आप उसे चार्ज कर सकते हैं। अंडरस्टूड? यस सर। एक बार फिर से समझो व्हाट आई हैव टोल्ड यू। If you want to charge the neutral body, अगर आप किसी भी उदासीन वस्तु को आवेशित करना चाहते हैं तो हमारे पास कुल 3-4-5 तरह हो सकता है जिस तरह से हम उस बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि ये तुम्हारे मोटिवेशन में भी काम आ जाएगा। और अगर तुम इस साइंस की बातों को विश्वास कर लेते हो तो तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। लेकिन ये सब कुछ तुम्हारी इच्छा पर निर्भर करता है, क्योंकि तुम चाहोगे तभी कुछ होगा, नहीं चाहोगे तो तुम्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती। अंडरस्टूड? यस। तो अब हमने कहा कि देयर आर द सेवरल मेथड्स बाय व्हिच वी कैन चार्ज ए न्यूट्रल बॉडी। अब आप देखो कौन तरह हो सकता है। पहला तरीका जो इसी में छिपा हुआ है, यस वस्तु को रगड़ने से, यस सर। यानी घर्षण करने। यस सर। तो देखो पहला तरीका रगड़ने से, यानी कि बाई रगड़िंग। तो anyone is asking you if you want to charge the neutral body, so then how can you do so? तो आप क्या कहोगे? Sir, if we rub together, तो then the body will be charged। अगर कोई भी समझ आ रही है? Yes, sir। नहीं? तो अगर कोई भी हम दो वस्तु, अभी देखिए कोई भी का मतलब हम कोई भी कह रहे हैं, मतलब चाहे वो समान हो चाहे असमान हो। जैसे पलालेन का टुकड़ा है तो पलालेन का ही टुकड़ा हो, चाहे कांच की छड़ हो चाहे एबोनाइट की छड़ हो, हम हो या कोई पराया। दैट इज क्लियर? यस सर। यानी कि कोई भी बॉडी इंसुलेटर ही क्यों ना हो। अब इंसुलेटर का मतलब समझते हो? और चार्जर, यानी जिसमें से करंट पास नहीं होता। जैसे एक कल्पना करो, ये बल्ब देख रहे हो और इस बल्ब को इस जो करंट का सोर्स है उससे बोलो हमने मेटालिक वायर से न जोड़ रखा है। यस सर। यानी धातु की तार है, यानी तांबे के तार से जोड़ सकता है। यस। अगर तुम शब्द बताओ प्लास्टिक का हम वायर बना के अगर इससे जोड़ दें
बताओ बल्ब जलेगा कि नहीं? क्यों बेटा, क्या बोर्ड में लाइट नहीं है? जैसे अभी मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो हमने सत्यम को कहा, बेटा सत्यम कुर्सी पर पैर ऊपर कर, है ना? अजय भी पैर नीचे करके बैठा है तो कुछ नहीं हुआ। तो हमने कहा नहीं तुम यहाँ पर बैठो, चलो वहां कुर्सी पर चलो, ऊपर पैर करो। करा जैसे ही छुआ, हमारा जोर से नहीं। राइट? यस सर। तो अब आप बताओ ऐसा क्या था? ऐसा एक ही चीज था कि जब वो कुर्सी पर बैठा है तो कुर्सी फाइबर बॉडी है और वह है इंसुलेटर, यानी उसको हम चार्ज देंगे। जैसे ये चार्ज है तो हम इसको चार्ज देंगे, ये चार्ज को होल्ड करेगी, यानी ये चार्ज को यही पकड़ लेगी। अब समझ में आ गया? यानी कि दिस बॉडी विल होल्ड द चार्ज, इट विल नेवर अलाउ टू पास। समझ आ रही है आपको? यस सर। यानी कि इसने बॉडी ने अपने ऊपर आवेश को पकड़ लिया, होल्ड कर लिया, अपने अंदर से जाने नहीं दिया। इसलिए अगर हम प्लास्टिक का तार लगा देंगे और बल्ब जलाएंगे तो बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि वहां करंट में चार्ज पैदा हुआ और वो चार्ज उस पर होल्ड हो गया, उसको फ्लो नहीं होगा। अभी आगे चलेंगे तो आपको बताएंगे फ्लो कब होगा। बस धीरे धीरे ऊपर बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाएंगे। बोले समझ आ रही है? तो दैट चार्ज which is in the source of that hold that come over the body and body will hold the charge. It never allow to pass because this body is not a conductor. It is insulator. समझ आया? तो बेटा इसीलिए मैंने कहा समान हो चाहे असमान। जैसे पहचान करवा दिया, कंघी से रगड़ो, पॉलीथीन से रगड़ो। पॉलीथीन क्या है? इंसुलेटर। कंघी क्या है? इंसुलेटर। तुम क्या हो? कंडक्टर। यू आर नॉट इंसुलेटर। यस सर। समझ आई? यस सर। तो बेटा वो होल्ड कर लेगा चार्ज को, और इंसुलेटर ना होके कंडक्टर होगा तो पास कर देगा। बस इतनी है। दिमाग काम कर गया? तो देखो अगर हम किसी भी न्यूट्रल बॉडी को आवेशित करना चाहते हैं, चार्ज करना चाहते हैं, तो ये चार्ज पहला तरीका है कैसे जनरेट हो जाएगा? रगड़ने से। ठीक है? यस सर। अब आप पूछ रहे हैं जानकर रब करने से क्या होगा? यस सर। इसी को तुम्हें लोग क्या कहते हैं? लगे रहो, मेहनत करते रहो, रगड़ बनाए रखो, जरूर कामयाब होगे। यानी वो आपको मोटिवेट करते हैं। तो देखो क्यों? क्योंकि लगे रहोगे तो चार्ज रहोगे। जैसे तुम लोग को मोटिवेशन दिया जाता है तो जब तक हमारे सामने रहते हो, स्कूल में रहते हो, तो हमारे विचार से इन्फ्लुएंस में रहते हो। अब घर जाके सोचते हो अब आज से ऐसा ही करेंगे, लेकिन तभी तुम्हारे अंदर जो रेजिस्टेंस है वो कहता है ठीक है करना, रहने दो, कल से करेंगे, परसों से करेंगे, और फिर वो मोटिवेशन का चार्ज धीरे धीरे खत्म हो जाता है। अभी दिखाएंगे, क्योंकि जब तुम रगड़ते हो, जैसे अभी हमने सत्यम को रगड़ा था तो उनकी बॉडी में चार्ज आया, वो चार्ज हमेशा के लिए नहीं आया, थोड़े समय के लिए आया। जैसे आपको गुस्सा हमेशा कंटिन्यू जिंदगी भर रहता है, थोड़े समय के लिए गुस्सा आता है और फिर खत्म हो जाता है। वैसे वो चार्ज आएगा, जैसे चार्ज में करंट यानी चार्ज ट्रांसफर होगा। अभी बताऊंगा चार्जेस की क्या क्या प्रॉपर्टी है, बस तुरंत वो खत्म हो जाएगा। अंडरस्टैंड? तो बेटा पहला तरीका क्या है बता दो मुझे? रगड़ने से। Everyone is asking you that how can you produce the charge? You can say something that rub together with the charge will come out. यस सर। समझ रहे हैं? यस सर। पक्का? यस सर। दूसरा कैसे चार्ज आएगा? चलो दूसरा कैसे चार्ज आएगा? दूसरा चार्ज समझना। आज मैं तुमको बता दूंगा कि हम लोग क्यों तुम्हें बार बार कहते रहे हैं
कि बेटा पैर छूना सीखो। मान लो ये है बिजली का बोर्ड, ठीक है, बोले इसमें चार्ज भरा हुआ है, अब हम छू दिए तो बोलो ये करंट मेरे को आएगा कि नहीं आएगा ना? अब यही तो रोज करते हो, तो लाइन है ना, पंखा चलाना है ना, स्विच बताओ करंट आ गई कि नहीं आई? तो बोलो इसका मतलब कि अगर कोई चार्ज बॉडी है, अगर हम उसको छू दें यानी उसके स्पर्श में रहें, आपकी वाला लड़वाए नहीं है, स्पर्श करें तो उसके ही जैसा चार्ज अगर इनका पॉजिटिव चार्ज है तो मेरे को क्या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। आप तो समझ गए पहले क्यों सुनते हैं? यानी जो व्यक्ति जिस गुण को धारण करता है उसके बॉडी पर उस गुण का चार्ज है, और जब हम उसका पैर छुएंगे उसको स्पर्श करेंगे तो वैसा चार्ज हमारे अंदर भी आ हमारे पे आएगा। इसीलिए ज्ञानी जन, विद्वत जन, संत जन जल्दी अपना पैर नहीं छुआते किसी से, क्योंकि उनके तप से जो पुण्य अर्जित हुआ है उसका ह्रास होता है। इसीलिए देखना अगर कोई भी व्यक्ति साधना में हो, तपस्या कर रहा है, व्रत है, त्योहार पूजा किया है, चारों धाम करके आया है, तो देखना उसके घर वाले, मोहल्ला गांव वाले को जोर से कर बोलते हैं और वो हटवाता है, नहीं रह करो मत छुआ। क्यों? क्योंकि वो जो पुण्य अर्जित करके आया है वो तो आप बांट ले रहे हो। इसी वजह समझ में आ गया? तो ये हो गया दूसरा पॉइंट, यानी कि अगर हम किसी चार्ज बॉडी को एक न्यूट्रल बॉडी से जोड़ दें, जैसे वो तार है, हम कहते हैं ना तार को प्रभाव कर लियो, तारों को जोड़ते ही करंट आ जाता है, यहाँ तक कि नहीं? अब वो दूसरा तरीका भी पता चल गया कि तो दूसरा तरीका हो गया चार्ज बॉडी को जोड़ने हो गया, उसके स्पर्श में दूसरी न्यूट्रल बॉडी को जोड़ देंगे, चलिए बाय कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूट्रल बॉडी विथ द चार्ज यानी एक उदासीन वस्तु को आवेशित वस्तु के साथ संयोजन कर देने पर, जैसे जैसे ये देखो, ये हमारे पास एक बॉडी है जो खाना आवेश से आवेशित है, बोलते हैं लोग बेटा, समझने में कठिन हो रहा है। और ये देखो बेटा, ये दूसरी बॉडी है जिसको हम कह रहे हैं उदासीन वस्तु, यानी दैट इज द न्यूट्रल बॉडी। हेलो, एनी प्रॉब्लम हियर? नो सर। एंड दिस इज द पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, यानी ये एक आवेशित वस्तु है। यस सर। तो क्या लिखा गया था, पढ़ो। By combination of neutral body with the charge. देखो ये न्यूट्रल बॉडी, ऐसा ये चार्ज साथ में पढ़ो, और ये कौन है? दोनों चार्ज पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव चार्ज। यस सर। हमने सीखा ना कंबाइन, तो बोलो इसको एक करेक्शन में जोड़ दिए। जैसे तुम लोग खेल किए होंगे, ये चुंबक है, राइट है, कि लोहा है, अब एक ले आओ सट जाएगा, अब एक लोहा ले आओ, देखना ई लगेगा वो खींच लेगा, यस सर। और जब एक छोड़ा दो तभी नहीं खींचेगा। बोले कौन था? न्यूट्रल बॉडी, ये कौन था? चार्ज बॉडी। और जैसे ही टच करा दिए तो वैसे ही हो गया। यस सर। तो सुनिए ना, संगत से गुण होता है, संगत से ठीक है? यस। सुना कि नहीं? यस। तो आपको तो ये चार्ज हो गया। अब अगर ये इसी तरह बना रहे, जैसे हम कई बच्चे होते हैं तो हम कहते हैं तो बने रहो मेरे पास, बस बने रहोगे तुम्हारा ट्रैक क्लियर हो जाएगा।
तो देखो ये बना है इसके पास, बनाना है इसके पास, है ना? Yes, sir. अब ये इसके साथ बस ज्यादा नहीं, फ्यू मंथ फ्यू टाइम्स रह जाएगा, थोड़े समय के लिए बना रह जाएगा। अब देखना इसमें भी, और अभी इससे अलग हो जाने के बावजूद भी अब ये न्यूट्रल नहीं रहेगा, ये विचार हो जाएगा। Yes. अब इसमें भी लोहे को खींचने वाला मैग्नेट में बताऊंगा ऐसा क्यों। अभी मैग्नेट भी एक पॉइंट आएगा, लेकिन बात तो समझ में आ गई ना? तो अगर हम किसी एक आवेशित बॉडी के संपर्क में निरावेशित बॉडी लाते हैं, तो यह बॉडी के टच में आने से यह भी उसी प्रकार के चार्ज होल्ड कर लेती है, यानी कि वो निरावेशित बॉडी आवेशित हो जाती है। बोलो दूसरा तरीका मिल गया? मिल गया। अब आते हैं तीसरा तरीका क्या है? देखो बेटा, तीसरा तरीका है इंडक्शन, जिसको प्रेरण कहा जाता है। जैसे तुम देखते होगे व्हाट्सएप पे तुम्हारे और हमारे बीच देखा देखी न रहे, तो मैं कुछ न कुछ स्टेटमेंट व्हाट्सएप पे देता रहता हूँ कि मैं इस विधि से, मैं अपने विचारों से तुम्हारे घर तक पहुंचा। क्यों? क्योंकि वो जो 2 ही मिनट में बोलूंगा तो 2 मिनट तो मुझे सुनेगा, उसके दिमाग पर असर तो होगा कि मुझे ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो ये क्या है? ये है इंडक्शन, यानी कि प्रेरण। अब ये कैसे होगा बताता हूं। देखो ये एक चार्ज वाली है, ये सब लिखते जा रहे हो ना? Yes. वीडियो भी हो रहा है, जिसका छूट गया तो फिर जाके अपना करेगा। Yes. बोलो बेटा। हाँ, ये क्या है बेटा? चार्ज, यानी आवेशित वस्तु। This is a charge body. Understand? Yes, sir. और इसके पास ये देखो हमने लिख दिया न्यूट्रल बॉडी, यानी अनचार्ज बॉडी, जिसे तुम हिंदी में क्या बोल सकते हो? निरावेशित वस्तु। हाँ बेटा, पूछा जाए तो बोलो मुझसे, बार बार मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बोल रहा हूँ, तो बोलोगे तो आएगा। बोलो ये कौन सी बॉडी है? निरावेशित वस्तु। और हिंदी में क्या बोलोगे? निरावेशित वस्तु या उदासीन वस्तु। अब जब इस बॉडी के पास इसको लाओगे, इसे सटाना नहीं है, यहाँ क्या होगा बताओ? सटाया जाएगा। अभी मैंने सुबह को खड़ा करके सटाया, अभी बोला कि आप पंखा का स्विच लगाओ उसमें, तब करंट आएगी। उसकी पजरे छोड़ोगे तो थोड़ा भी करंट आएगी, राइट? लेकिन अब मैं कुछ दूसरी बात कर रहा हूँ कि जब हम एक आवेशित वस्तु के समीप उसके बैठने क्षेत्र के अंदर हमको एक निरावेशित वस्तु ले जाते हैं, ठीक है? तो ऐसा करने पर इसके कारण इसके निकटस्थ सिरे पर, अगर मैं इसका नाम x रखूं, इसका नाम y, तो बोलो x वाला पॉइंट नियरेस्ट पॉइंट है, Yes, sir. और y वाला पॉइंट बोलो डिस्टेंट पॉइंट है, यानी दूरस्थ बिंदु है। Yes, sir. हिंदी में लिख रहा हूं, अपने बच्चों को हिंदी में नहीं आता है। ये निकटस्थ बिंदु, ये दूरस्थ बिंदु, Yes, sir. इसे हम कह रहे हैं नियरेस्ट Why? पॉइंट, इसे कह रहे हैं डिस्टेंट पॉइंट। दैट्स क्लियर? Yes, sir. तो क्या होगा? सुनो, बड़ा चमत्कार है, अभी मैं प्रमाणित करके भी दिखाऊंगा। तो जब तुम निकटस्थ सिरे के पास क्या देखोगे कि जितनी संख्या में इसके पास होंगे, उतनी ही संख्या में यहाँ पर
माइनस चार्ज हो जाएगा, यानी उसका अपोजिट। और जो ये दूरस्थ सिरा होगा उस पर उतनी ही संख्या में समान आवेश आ जाएंगे, और इस घटना को कहते हैं वैद्युत प्रेरण। क्या कहते हैं? वैद्युत प्रेरण। हाँ, यानी इलेक्ट्रिक इंडक्शन। समझ आ गया? यस सर। इसीलिए हमने तुम्हें कहा था, अभी जब छुट्टी होगी 20 मई के बाद, तभी कहूंगा कि जब भी खाली समय रहे और तुम्हारा दिल दिमाग भटके, कुछ भी न करने के लिए दिल कहे कि नहीं कुछ नहीं करना है, चुपचाप सुनो, मत किसी के यहाँ जाओ, ऐसे बोलता है, तब तुम्हें इसको मारने के लिए एक ही काम करना पड़ेगा कि तुम्हारे सराउंडिंग में, चाहे घर में या घर के बाहर मोहल्ले में, कोई ऐसा व्यक्ति रहता हो जो चरित्रवान हो। चरित्रवान का मतलब उसके पास या तो विद्या की शक्ति हो, विद्या समझते हैं, या फिर वो किसी बड़े पद में रहा होगा तो अनुभव की शक्ति होगी उसके पास। आ रहा है ना? जब तुम उसके पास जाओगे, उसको प्रणाम करोगे, पूछोगे अंकल जी आप कैसे नौकरी पाए थे, आप इस पद पर कैसे पहुंचे, तो अब वो तुमको इतना सारा चीज बता देगा कि तुमको लगेगा मेरे को तो कुछ नहीं आता है, और तब तुम्हारे अंदर उतना कठिन काम करने की प्रेरणा जागृत हो जाएगी। अभी तुम्हारा दिमाग क्या कर रहा था? कुछ नहीं करना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है, कह रहा था। अब क्या करेगा? वहां से आते ही पढ़ना शुरू कर दोगे। इसलिए जिसको रूप का घमंड हो जाए, खाने का घमंड हो जाए, उसे एक ही का जो पढ़ना एकदम नहीं चाह रहा है, जिसको बल का घमंड हो जाए, उसको 3 जगह पर नहीं घूम के आएगा। काम, संस्थान, दूसरा थाना, तीसरा अस्पताल। बस उसका सारा जितना दिमाग में डिस्ट्रक्शन चल रहा है वो सब चल रहा है। न रूप का घमंड रह जाएगा, न धन का घमंड रह जाएगा, न शरीर का घमंड रह जाएगा। और वो खत्म किस लिए हो जाएगा? खत्म वो देखेगा। इसीलिए बेटा जितना विनम्रता बनाए बन सके, तुम्हारे स्कूल टीचर अगर बैठे हैं ऑफिस में दिख रहे हैं, प्रणाम करो, उतने तुम्हारा बहुत बड़ा कल्याण करने वाला है, तुम्हारे माइंड को भटकने नहीं देगा। तुम आओ जाओ को तुमको मना करे, कोई फाउंडेशन लगाया गया है क्या? ये तो विचार है, तुम्हें मानो मानो ना मानो ना मानो, जैसे वो वैसे रहोगे। ये देखो साइंस कर रही है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो कोई साइंस कर रहे हैं। तो व्हाट हैपनिंग हियर कि जब किसी आवेशित बॉडी के समीपस्थ कोई एक निरावेशित बॉडी रखी जाती है, तो इसके निकटस्थ सिरे पर इसके ठीक विपरीत आवेश और दूरस्थ सिरे पर इसके समान आवेश आ जाते हैं। इसी घटना को वैद्युत प्रेरण कहते हैं। तो चार्ज हो गया कि नहीं? यस सर। अब आप कहोगे सर कि कैसे पता चलेगा? तो बोलो अभी हम क्या करे थे, लाइन है चुलिया बदले तो करंट मार देगा, पीछे हटो नहीं तो खींच लेगा। यस बोले ना अभी पीछे हटो नहीं तो खींच लेगा। बताओ, दो विपरीत आवेश में आकर्षण होता है, दो समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है। तो बताओ जब खींच लेगा, आकर्षण तभी होगा जब इसके विपरीत चार्ज होगा। तो बोलो निकटस्थ सिरे को विपरीत और दूरस्थ सिरे पर समान। आया कि नहीं? यस सर। प्रमाण मिला कि नहीं? यस सर। Evidence is confirmed. यस सर। When we put the any of the uncharged body near to the charged body, so then the nearest end opposite charge will be generated, and the distant end equal charge will be produced. This incident is called induction.
तो बोलो चार्ज पैदा हो गया कि नहीं? Yes, sir. कितना तरीका होता है? तीन। तीन तरीका। तो तीसरा तरीका हो गया प्रेरण होना। प्रेरण होना यानी बाई इलेक्ट्रिक इंडक्शन। आ गया बेटा? Yes. इसीलिए बेटा तुम मंदिर में जाते हो या किसी गुरुद्वारा में जाते हो, जब तुम्हारे कोई गुरु होंगे तो कदम जाते अपने गुरु जी के यहाँ, तो उनके आश्रम में जाते हो। तो आश्रम में जब तक रहते हो तब तक तुम्हारे विचार उस गुरु व गुरु कैसा है, उसकी तपस्या कैसी है, उसका तप कैसा है। जैसे अभी एक दिन अभी 4 दिन पहले कुछ बच्चे हमारे पास आए थे अभी की क्लास के, तो मैं बता रहा था कि छत्तीसगढ़ में जो पहाड़ी है उस पहाड़ी में मतंग ऋषि रहा करते थे, और मतंग ऋषि की तपस्या का परिणाम ऐसा था कि हिंसक पशु भी हिंसा की वृत्ति छोड़कर उस आश्रम में बिना भय के घूमते थे, और सिंह और शेर एक घाट पर पानी पीते थे। सोचो ये क्या था? ये ऋषि की तपस्या का वैद्युत क्षेत्र है, और उस क्षेत्र में वह ऋषि ऐसे हैं कि उनके क्षेत्र में आते ही हर पशु उन्हीं के चार्ज से चार्ज हो गया, यानी वो एक दूसरे के भेद, एक दूसरे के अंतर के बात को भूल गया, अपनी वृत्ति खो दिया। समझ में आ रहा है? यानी ये कौन है? ये है प्रेरण। तुम भी सुनोगे कोई व्यक्ति किसी के यहाँ चला जाए, उससे कुछ सीख के आए और वो करे, तो लोग क्या कह रहे हैं? देखा तो आपका कदमा क्या कह रहा है, सीख के आया देखा तो पैसे लगा। तो व्हाट इज दैट? दैट इज द इंडायरेक्शन। आ गया बेटा? तो इस शब्द में इतनी ताकत है बेटा, ये मुर्दा को भी जिंदा कर सकती है। ऐसा होना चाहिए गुरु का स्वभाव, ऐसा होना चाहिए गुरु की वाणी। तो ये देख लो तुम्हारे सामने है, तो दैट इज इलेक्ट्रिक इंडक्शन। यानी हमने तुम्हें 3 तरह का दिखा दिया, ये तीनों चीजें की जरूरत थी। अब समझ में आ गया आपको? बोलिए क्या क्या हुआ? तीनों समझ में आ गया? पहला हो गया अगर कभी पूछा जाए कि किसी भी अनचार्ज बॉडी को चार्ज कैसे कर सकते हो, तो कह सकते हो सर एक तरह से कर सकते हैं, रब करके यानी रगड़ करके, कॉम्बिनेशन करके, और इंडक्शन क्या समझ में आ गया? कि जब भी इस वजह से सपोज कर लो ये पॉजिटिव चार्ज ना होके कैसी बॉडी होती है, तब यहाँ पे आता है। अब समझ में आ गया? Then what is this? So you can say कि अगर कोई निरावेशित बॉडी को हम एक आवेशित बॉडी के पास रखें तो निकटस्थ बिंदु पर इसके कारण यहाँ ठीक विपरीत आवेश, और दूरस्थ बिंदु पर इसके कारण समान आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसी घटना को और इस प्रकार हम न्यूट्रल बॉडी या अनचार्ज बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। अब सवाल है कि आखिर ऐसा हो क्या रहा है कि बॉडी चार्ज हो जा रही है? अब चलिए हम इसका डेफिनेशन देते हैं कि कोई बॉडी चार्ज होती है। अभी तो भी नहीं बता है, कोई बच्चे को प्रॉब्लम? आप लोग ताली देना भूल गए। कॉम्बिनेशन से आएगा या फिर इंडक्शन से आएगा। तो मेरी प्रॉब्लम ये है कि आखिर आएगा क्यों? अर्थात कोई भी बॉडी में चार्ज कैसे जनरेट होता है, क्यों जनरेट होता है, किस तरह होता है, तो समझ में? Yes, sir. राइट? Yes. अब आप इतना सीखे अपने घर में बताओ, अपने भाइयों को बताओ, छोटे भाई बहनों को बताओ, मम्मी पापा को बताओ, तुम्हें याद भी हो जाएगा, और उतनी देर तक तो वो तुम्हारे फेवर में हो जाएंगे कि मेरे बच्चे को आ रहा है, बहुत अच्छी बात कर रहा है मेरा बच्चा।
तो चलो बताते हैं कि चार्ज आता कैसे है। तो इसकी जो डेफिनेशन है बेटा कि चार्ज कैसे आता है, इसे साइंटिस्ट ने परमाणु मॉडल से समझाया। इससे समझाया इसी को बेटा पेपर में कभी कभी ऐसे भी पेपर बनता है कि इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत से आवेश की व्याख्या करो। क्या करो? सिद्धांत से विद्युत की व्याख्या। हाँ बेटा थोड़ा एक्टिव होकर बैठो, मैं देख रहा हूँ। मैंने तुम्हें पिछले दिन नहीं कह दिया कि 11 का पढ़ाया हुआ 100 घंटा कल मैसेज दे दिया। अगर तुम ऐसा करोगे बेटा तब तुम्हारे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बेटा जब तुम होगे नहीं तो करोगे। तो अच्छा बनना, बुरा बनना, बेहतर करना ये सब तुम्हारे हाथ में है। हम सब बताते रहेंगे लेकिन नहीं करोगे तो बेटा बैठोगे चुपचाप।